हेलो फ्रेंड्स, मैं जयवीर बिष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। आप किसी भी लक्ष्य को लेकर चलें, लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। केवल उस लक्ष्य को देखकर हमें डरना नहीं होता। हमारे अंदर डर की भावना नहीं आनी चाहिए कि ये काम बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा, इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे अंदर इस प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए। अगर आपके अंदर इस प्रकार के विचार न आएँ और आप अपने अंदर इस प्रकार के विचारों को घर नहीं करने देंगे, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा लक्ष्य होगा वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना। वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना कि किस तरह से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करते हैं। इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ग्राफीय विधि से किस तरह से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा कैसे हल किया जाता है और विलोपन विधि के द्वारा कैसे हल किया जाता है। तो मेरा आपसे वादा है कि आज मेरा लक्ष्य है, मैं इस लक्ष्य को लेकर चला हूं कि मैं आपको वज्र गुणनखंड विधि को सिखा कर रहूँगा। और यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहे तो मेरा आपसे वादा है कि आप वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीख जाएंगे। और आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करना सीख जाऊंगा। अगर आप इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे कि मुझे सीखना ही सीखना है, तो मेरा विश्वास है कि आप इसको अवश्य सीख जाएंगे। और पुनः एक बार कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे बेल आइकॉन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए आज के हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने अगली प्रश्नावली 3.5 पे आते हैं और इसमें चर्चा करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अभी तक हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की जो विधियां पढ़ी हैं उनमें ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि को हम पढ़ चुके हैं और इसके आधार पर हम प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम जिस विधि के बारे में जानने वाले हैं वो है हमारे पास वज्र गुणनखंड विधि। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे और मेरा आपसे वादा है मैं आपको इस विधि को सिखा कर रहूँगा और अगर आपने ध्यान दिया तो आप इसको अवश्य ही सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो अभी तक हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जाना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं, दो युग्म होते हैं। एक को हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण एक का नाम देते हैं और दूसरे को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण दो का नाम देते हैं। अब वज्र गुणनखंड विधि की बात करते हैं। हम कई प्रश्नों में वज्र गुणनखंड कर चुके हैं, कई बिंदुओं को हल करने के लिए हम वज्र गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ हम क्या करते हैं, इन दो समीकरणों को इस रूप में लिख लेते हैं, x y 1 x और y। यहाँ तक हम इसकी रेपिटेशन कर लेंगे और x के गुणांकों को x के नीचे लिख लेते हैं। तो x के गुणांक क्या हैं, a1 a2 और इसी तरह y के गुणांक क्या है, b1 b2 और c के गुणांक जो c है तो उनको 1 के नीचे लिखते हैं, c1 और c2 जो अपने आप में एक अचर राशि है। इसी तरह से फिर से a1 a2 और b1 b2, समझ गए। तो इस तरह से क्या करना है, x के नीचे इसके गुणांक, फिर y, फिर 1, फिर x और फिर y। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे और अब हमें इनका क्या करना है, वज्र गुणनखंड करना है। हम इनका क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड करेंगे
और इस समीकरण को हम इस रूप में लिख लेंगे। इसका गुणा, अब देखो इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हमारा पास पहला स्टेप था, इसको थोड़ा और आसान करना है तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे, एक्स लिख लेंगे और इसके अपॉन में ये एक्स और वाई के जो गुणांक हैं इनको इसी क्रम में एक बार लिख, एक्स के नीचे इस गुणांक को, एक्स वाले गुणांकों को छोड़ देंगे और इन गुणांकों को इसी क्रम में उतार लेंगे। तो b1, b2 और c1, c2, ठीक है। इसी तरह से y लेंगे, y के नीचे हमें क्या करना है, y के गुणांकों को छोड़ देना है ये वाला, और इसके बाद नेक्स्ट जो गुणांक है इनको बिल्कुल इसी क्रम में लिख लेना। तो c1, c2 और a1, a2, ठीक है, a1, a2। अब इसी तरह से 1 लिखना है और 1 के नीचे, ये 1 के नीचे वालों को छोड़ के इन दोनों को बिल्कुल इसी तरह से इसके नीचे लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, a1, a2 और b1, b2। अब इनका हमें क्या करना है, वज्र गुणनखंड करना है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और यहाँ लिख लेना है x बटे b1 c2। क्या हो जाएगा ये, b1 c2। और इधर जब हम यहाँ से इस वाले को लेते हैं तो इसको माइनस चिन्ह के साथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा b2 c1। फिर बीच में बराबर का चिन्ह ले लेते हैं और y को भी बिल्कुल इसी प्रकार से लिख लेते हैं, y के नीचे वाली संख्याओं को। इसका वज्र गुणनखंड इसके साथ, c1 का a2 के साथ और c2 का a1 के साथ, इस तरह से वज्र गुणनखंड कर लेते हैं और इसके नीचे लिख लेते हैं c1 a2 माइनस इसका इसके साथ c2 b1 और बराबर 1/1 बटे, फिर इनका भी वज्र गुणनखंड इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इस तरह से ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो एक बार फिर से देख लेंगे क्या करना है। सबसे पहले हमें इनको, जो हमारे पास दो रैखिक समीकरण युग्म हैं दो चरों वाले, इनमें xy1 और उसके नीचे इस तरह से प्रॉपर उनके गुणांकों को लिख लेना है। जब हम यहाँ x लेंगे तो x को, इसको छोड़कर x वाले पूरे पैटर्न को छोड़ देंगे, ऊपर x लिखेंगे और y और 1 के नीचे के गुणांकों को बिल्कुल इसी तरह से उतार देना। देखा ना, इसको बिल्कुल उसी तरह से जो इतना वाला पोर्शन है यहाँ पे उतार दिया। ऐसे y वाले में y वाला पोर्शन छोड़ दिया, उसके नेक्स्ट अगले जो दो हैं उनको बिल्कुल इसी रूप में इसके नीचे लिख दिया। उसके बाद 1 लिया, ये नीचे वाले छोड़ दिए और इस रूप को बिल्कुल इसी तरह से उतार दिया। अब इनका वज्र गुणनखंड किया और हमारे पास इस तरह से ये वज्र गुणनखंड के अंतिम पड़ाव में मिले। लेकिन हम यहाँ से x और y के अलग अलग मान भी निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले x की तुलना कर लेते हैं b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू किसके साथ करते हैं, जो अंतिम है जिसके साथ कोई भी चर नहीं है इसके साथ करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/a1, देख सकते हैं b2 माइनस a2 b1 के साथ करते हैं। यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो ये इसके साथ गुणा में चले जाएगा और x बराबर क्या निकलेगा, देख सकते हैं b1, ये यहाँ गुणा में चले जाएगा c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। इसी तरह से y का अगर हमें मान चाहिए तो y की भी हम तुलना कर लेते हैं, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 b1 इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1। तो y का अगर मान निकालेंगे तो y बराबर यहाँ से निकलेगा c1 a2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ध्यान देंगे कि x और y का जो हर है, यहाँ पे x और y का हर क्या है, समान है। x और y का हर समान है, केवल अंश में परिवर्तन होता है।
अब हम द्विघात जो हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उनको इन दोनों ही जो हमारे पास ये विधि है जिसे हम वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं, वज्र गुणन विधि कहते हैं, इसके आधार पे अब हमें इनको आगे हल करना है। तो आते हैं प्रश्नावली का जो हमारे पास पहला प्रश्न है उस पर ज़रा ध्यान देंगे और वो लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किस का एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें वो स्थितियां याद रखनी हैं जिनकी चर्चा मैं वीडियो इस प्रश्न अध्याय 3 जब शुरू हुआ था तो उस दिन भी कर चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की वीडियो को अवश्य देखें। उसमें मैंने इन सभी पे चर्चा की है कि कब अद्वितीय हल की स्थिति होती है, किसकी स्थिति होती है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक ही उत्तर आएगा। अद्वितीय हल की स्थिति कब होती है, कब हमारे पास अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और कब कोई हल नहीं होता है। इसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ। अद्वितीय हल की स्थिति तब आती है जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। समीकरणों की तुलना करेंगे इस प्रकार से, तब देखेंगे कौन सी स्थिति आ रही है। अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति आती है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 की स्थिति आती है। और जब कोई हल नहीं होता है, कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, उस दशा में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 की हमारे पास स्थिति होती है। तो आइए प्रश्नावली का पहला प्रश्न चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं और पहला जो उसका पार्ट है उसको देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न और उसका पहला भाग है। पहला समीकरण है x - 3y - 3 = 0 और ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण 3x - 9y - 2 = 0, ये दूसरा समीकरण। अब हमें इनको चेक करना है। हल कब करना है, जब अद्वितीय हल होगा, अन्यथा हमें वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा हल नहीं करना है। तो इन समीकरणों की तुलना हमें a1x + b1y + c1 = 0 से करनी है और इसकी तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करनी है। ध्यान देंगे। अब इसमें सबसे पहले a1 के स्थान पे क्या है, a1 के स्थान पे दिख रहा है आपको, तो जब कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। अगर x ही नहीं होता तब 0 होता, लेकिन x है तो 1 होगा। और b1 के गुणांक की अगर बात करेंगे तो क्या है, उसके स्थान पे -3 है तो -3 हो जाएगा। और c1 के स्थान पे क्या है, -3 है तो इसका भी -3 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही a2 के स्थान पे आप देखेंगे तो क्या लिखा है, 3 लिखा है। b2 के स्थान पे चेक करेंगे तो b2 के स्थान पे -9 लिखा है। और c2 के स्थान पे चेक करेंगे तो c2 के स्थान पर क्या लिखा है, -2। अब हमें चेक करना है इनको a1/a2 करके कि क्या स्थिति आती। तो a1/a2 यानी /3 बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान -9। तो ये चिन्ह से 3 एकम 3, 3 3 9। तो क्या आया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं। हमें केवल, तो ये इसकी कौन सी स्थिति आई, अभी ये तो बराबर हो गए तो मतलब हमें तीसरा भी लिखना ज़रूरी है। तो माइनस ये बटे -3/-2। तो ये क्या हुआ, इसकी जो स्थिति हमारे पास आई है वो स्थिति है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का मान भी 1/3 आया, b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि c1/c2 का मान -3/-2। तो इसका क्या है, कोई हल नहीं है। ये कौन सी स्थिति आई, कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं है तो हम इसको वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा हल नहीं करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे जो विगत वर्षों में बोर्ड में भी पूछा गया है, उस पर हम ध्यान देंगे। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है उसका पहला समीकरण है 2x धन y = 5 और दूसरा है
3x धन 2y बराबर 8। तो अगर हमें गुणांकों को लेने में अगर कोई समस्या हो रही तो सबसे पहले इसको मुख्य रूप में ले आएंगे। 2x धन y माइनस 5 इक्वल टू 0, यही होता हमारा समीकरण का मुख्य रूप। इसको लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, जो मानक रूप है अब मानक रूप में आ चुके हैं। अब इनकी तुलना वही जैसे हमने इसकी की थी सेम करेंगे। तो यहाँ a1 की जगह पे 2 है, b1 की जगह पे अब क्या दिख रहा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्योंकि y है, ठीक है, y नहीं होता तो तब 0 लिखते। और c2 की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5, c1 की जगह पे, ठीक है, c1। इसी तरह यहाँ से a2 इक्वल टू आपका 3 निकलेगा, b2 इक्वल टू 2 निकलेगा और c2 इक्वल टू माइनस का 8 होगा। अब हमें तुलना करनी है, चेक करना है a1 अपॉन a2, a1 का मान 2, a2 का मान 3 इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? दोनों नहीं हल हो सकते हैं और ये इक्वल टू नहीं है, तो ये डज नॉट। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सी स्थिति आई? अद्वितीय हल की स्थिति आई। कौन सी आई? अद्वितीय हल होगा। अब इसका एक अद्वितीय हल होगा। जब अद्वितीय हल होने की स्थिति होती है तो हमें अब क्या करना है, इसको वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। किसके द्वारा हल करना है? वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। अब वज्र गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। अभी हमने वज्र गुणनखंड विधि को देखा था कैसे करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ x लिख लेंगे, ठीक है, और x के नीचे दूसरे स्टेप में क्या लिखा था वो अभी आपने ध्यान दिया होगा, देख लेते हैं। x के नीचे लिखा था b1 c2 c1 c2, ठीक है, b1 b2 c1 c2। तो x के नीचे लिख लेंगे यहाँ पे b1 b2 और c1 c2, ठीक है, और बराबर y के नीचे, उसके बाद y के नीचे क्या लिखा था ये देख सकते हैं, y के नीचे c1 c2 और a1 a2। इसी तरह से अगला हमने 1 लिया था और 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, a1 a2 और b1 b2। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये आपके सामने ये लिख दिया है कि x के नीचे ये है b1 b2 c1 c2, y के नीचे c1 c2 a1 a2 और 1 के नीचे a1 a2 b1 b2, ये लिख दिया गया है। अब जो हमने इस समीकरण की तुलना की थी उनको बिल्कुल उसी तरह से रख लेंगे। ये है a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस का 5, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस का 8। अब इनको हमें चिन्हों का बिल्कुल ध्यान देते हुए लिखना है। चिन्हों में किसी भी प्रकार से कोई हेर फेर नहीं होनी चाहिए। तो चिन्हों का x बटे अब b1 c2 है, b1 का मान 1 है, b1 का मान देख सकते हैं कितना है, 1 है, यहाँ पे निकला है, b1 की जगह पे 1 है और b2 का मान 2 है, तो इसके नीचे 1 और 2 लिख दिया। ऐसे c1 और c2 का मान देखेंगे, c1 का मान माइनस का 5 और c2 का मान माइनस का 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे c1 की जगह पे माइनस का 5 और c2 की जगह पे माइनस का 8 बराबर, फिर वही y बटे अभी c1 और c2 का मान, c1 का मान माइनस का 5 और c2 का मान माइनस का 8। अब a1 और a2 का मान, a1 का मान यहाँ पे देखेंगे 2 है और a2 का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और यहाँ पे 3 बराबर। अब एक बटे में क्या है, a1 और a2 है, a1 का मान 2, a2 का मान 3 और b1 और b2 है, b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है, तो ये 1 और 2। अब जिस तरह से हमने वज्र गुणनखंड किया था, इसके साथ गुणा, इसका 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 इसके साथ गुणा, तो बिल्कुल इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, अब गुणा कर लेंगे। तो इसको लिख लेंगे x बटे, चिन्हों का ध्यान देते हुए, इधर से इधर को प्लस होता है तो ये, लेकिन ये माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस का 8। ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और क्योंकि माइनस चिन्ह आता है इस संख्या को ब्रैकेट के, तो ये 5 दूना 10 और वो भी कौन सा, माइनस का 10, ठीक है। फिर बराबर y बटे 5
15, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का 15। बीच में कौन सा चिन्ह होगा, माइनस का, इसके लिए ब्रेकेट लगा लेंगे क्योंकि ये माइनस है, तो 8 दूना 16, माइनस का 16। ठीक है, अब आगे बराबर 1 बटे इसका इसके साथ 2 दूना 4 और फिर माइनस 3 एकम 3, चाहे तो इसको भी ब्रेकेट के अंदर इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इनके ब्रेकेट को हटाएंगे तो x बटे माइनस का 8 माइनस माइनस का प्लस 10 बराबर माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 16 बराबर 1 बटे 4 माइनस 3। अब हल कर लेंगे अगला, तो यह आ जाएगा x बटे 10 में से 8 गया 2 और y बटे 16 में से 15 गया 1 और 1 बटे 1। जब इसके साथ तुलना करेंगे, तुलना करने पे क्या आ जाएगा देखेंगे, क्योंकि हमें x का मान चाहिए जैसे उसमें तुलना की थी बिल्कुल इसी तरह से। तो x बटे 2 बराबर इस वाले टर्म्स के साथ करते हैं 1 बटे 1, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट x बराबर 2। x का मान कितना निकला, 2। ठीक है, ऐसे अब y की तुलना इससे करेंगे, तो y की तुलना इससे करने पर y कम y और ये 1 बटे 1, तो y बराबर 1। तो इस तरह से ये वज्र गुणनखंड विधि से हमारा x और y का मान निकल चुका है। तो इस पे आधारित जो हमारे अगले प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए हम अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तथा प्रश्न नंबर 1 के जो अन्य पार्ट्स हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4, उसे आप लोग स्वयं कर लेंगे। तो पुनः जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहेंगे। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद।